गुड मॉर्निंग। मैं वरुण सिंह क्लास 8 के साइंस का 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का 5th लेक्चर लेने जा रहे हैं। तब तक आप इस वीडियो पर बने रहें। तो इसमें हम लोग आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। आज हम पढ़ेंगे एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहां पर एक्सटिंक्ट स्पीशीज एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज में हम बताएंगे कि आज पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत पहले ही हो चुकी है। इसके पहले बहुत सारे उत्पत्ति के बाद बहुत सारे जीव जो है पृथ्वी पर आए। सो मेनी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। लेकिन समय और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत सारे जानवर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। अब वो दिखाई नहीं देते हैं। तो वैसे एनिमल जो कभी थे लेकिन आज वो नहीं है, दे आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो बहुत सारे स्पीशीज अभी पृथ्वी से गायब है, आइदर ये प्लांट की हो या एनिमल की हो। तो हम लोग एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटिंक्ट स्पीशीज क्या है? The species which no longer which no longer exist anywhere on the earth are called extinct species. अब ये जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज है वो अब कहीं भी हमारी पृथ्वी पर नहीं दिखाई देती है। तो वैसे स्पीशीज को हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। Which are died out completely. Extinct means died out completely. These species extinct means died out completely. ये completely विलुप्त हो गए। Died out completely. तो ये completely die हो गए हैं, अब वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ extinct species के बारे में हम देखेंगे। Some of the extinct species, some example of extinct species, कुछ एग्जाम्पल है एक्सटिंक्ट स्पीशीज के, वो है डायनोसो, इसके तो आप जान ही रहे हैं सब कोई। इसके बाद डोडो वाज बर्ड, डोडो। केव लायन, कैस्पियन टाइगर, आयरिश डियर एंड आरिस डियर। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अब पृथ्वी पर आपको कहीं नहीं मिलेंगे। These organisms you should not see anywhere on the earth. आप इस जानवर को कहीं भी पृथ्वी पर नहीं देख पाएंगे। और ये जानवर, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड सो इसको एक्सटिंक्ट स्पीशीज में हम लोग लेते हैं। तो ये सब बड़े बड़े जानवर थे। तो ऐसा नहीं है कि बड़े जानवर ही विलुप्त हुए हैं, सो मेनी स्मॉल एनिमल्स भी विलुप्त हो रहे हैं। तो यहां पर इट इज नॉट ओनली बिग एनिमल, केवल बिग एनिमल, केवल बड़े जानवर ही नहीं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। which face extinction, ये केवल बड़े ही जानवर नहीं है जो एक्सटिंक्शन की ओर जा रहे हैं। The small are much more in danger. The small animals are much more in danger of being extinct, much more in danger of being extinct, in danger of being extinct than bigger animal.
than bigger animal. कभी कभी छोटे जानवरों को मारते समय लोग नहीं सोचते हैं कि इनको तुरंत मार दिया मीन्स इनका भी कोई इकोसिस्टम में अधिकार है। तो ये जानवर भी अब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी जो है वो डेंजर में है और उनके भी विलुप्ति के कगार पर है। तो विदाउट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ए स्मॉल एनिमल वी आर जस्ट किलिंग द स्मॉल एनिमल, क्योंकि इनके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं तो हम लोग किल करते जा रहे हैं। तो केवल बड़े जानवर ही एक्सटिंक्ट के कगार पर नहीं है, छोटे जानवर भी एक्सटिंक्ट के कगार पर है। कभी कभी हम रास्ते से जाते हैं तो कोई सांप मार दिया, कभी किसी फ्रॉग को मार दिया, कभी किसी लिजार्ड को मार दिया, चमगादड़ को मार दिया, उल्लू को मार दिया, सो मैनी ऐसे करते हैं। हम लोग इनके इंपॉर्टेंस का ख्याल रखे बिना इनको हम किल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये छोटे जानवर भी अब थोड़ा विलुप्त के कगार पर पहुंचने लगे हैं, विलुप्त के कगार पर है। अब ये जो था हमारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज, अब हम पढ़ते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। व्हाट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज? एक्सटिंक्ट स्पीसीज आप पढ़ेंगे एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, अब यहां पर एक्सटिंक्ट के बाद we are going to study about endangered species. Extinct species, now we endangered species. Endangered species. Endangered species में कि the species which are facing the risk ऑफ एक्सटिंक्शन, वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच रहे हैं, मतलब उनको आगे रिस्क है विलुप्त होने का, तो वैसे स्पीसीज को हम एंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो स्पीसीज विच आर फेसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, सो नोटिस द स्पीसीज which are facing the risk of extinction, which are facing the risk of extinction is called endangered species, is called endangered स्पेसीज। ऐसे स्पेसीज को हम एंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। वैसे स्पेसीज जिनको खतरा है कि वो आगे विलुप्त हो जाएंगे, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग एंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पेसीज में प्लांट और एनिमल कुछ भी हो सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पेसीज may be plant and animal. Endangered species क्या होगा? Plant and animals होते हैं, इसको endangered species कहते हैं। Endangered species on the verge of vanishing the earth, ये एकदम विलुप्त के कगार पर पहुंच रहे हैं। Endangered species which are on the verge of these species are in the verge of vanishing from earth, verge of vanishing from earth। ये स्पेसीज जो हैं एकदम अर्थ से विलुप्त के कगार पर हैं, वैनिशिंग। दे एग्जिस्ट इन ए स्मॉल नंबर। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज कैसे हैं? दे एग्जिस्ट, ये देखिए, दे एग्जिस्ट इन ए स्मॉल नंबर, दे एग्जिस्ट इन ए स्मॉल नंबर, ये बहुत छोटी संख्या में है। दे एग्जिस्ट इन ए स्मॉल नंबर ऑन अर्थ
अर्थ। ये बहुत छोटी संख्या में, अगर इनके लिए अगर हम कोई क्विक उपाय नहीं लगाएं तो ये हमारी पृथ्वी से विलुप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। सो इफ वी डू नॉट टेक क्विक एक्शन, if we do not take quick action, if we do not take quick action, अगर हम कोई क्विक एक्शन नहीं ले, टेक क्विक एक्शन टू सेव देम, उनको अगर बचाने के लिए हम कोई जल्दी नहीं किए, अगर कोई जल्दी में स्टेप नहीं लिए तो क्या होगा, दे मे बी लॉस्ट फॉर एवर। अगर इनको बचाने के लिए हम कोई तीव्र उपाय नहीं किए तो वो हमेशा के लिए पृथ्वी से लॉस्ट कर जाएंगे। तो सेव दम, दे मे बी लॉस्ट फॉर एवर, बी लॉस्ट फॉर एवर, ये हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाएंगे। तो वाइल्ड एनिमल्स whose number is diminishing in such a way, इनका नंबर जो है एकदम छोटे लेवल पर घट रहा है, and they might face extinction soon, लेकिन ये तुरंत ही विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगे। तो वैसे स्पेसीज जो हैं वो एंडेंजर्ड स्पेसीज हैं। एंडेंजर्ड स्पेसीज, द स्पेसीज which are facing the risk of extinctions are called endangered species। ऐसे स्पेसीज जो सामना कर रहे हैं विलुप्त होने का, उनमें खतरा है, तो वैसे स्पेसीज को हम लोग एंडेंजर्ड स्पेसीज कहते हैं। फेस कर रहे हैं ये क्या, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब इनमें खतरा है विलुप्ति का। एंडेंजर्ड स्पेसीज प्लांट और एनिमल कुछ भी हो सकते हैं। दीज स्पेसीज आर इन वर्ज ऑफ वैनिशिंग फ्रॉम द अर्थ, ये एकदम पृथ्वी से वैनिश होने के कगार पर पहुंच गए हैं। ये बहुत छोटी संख्या में हमारी धरती पर रह रहे हैं, और ये अगर हम कोई क्विक एक्शन नहीं लें उनको बचाने के लिए तो दे में लॉस्ट फॉर एवर, वे हमेशा के लिए लॉस्ट कर जाएंगे। सो क्विक एक्शन इज टेकन फॉर, सर इनको बचाने के लिए क्विक एक्शन गवर्नमेंट्स आर टेकिंग प्लान टू सेव दिस ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये है एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड स्पेसीज वैसे स्पेसीज हैं जो एकदम सामना कर रहे हैं कि वो विलुप्त हो जाएंगे अब धरती से, अगर उनको बचाने का कोई भी प्रयास ना किया गया तो वो हमारी पृथ्वी से सदा के लिए गायब हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से जानवर हैं, तो एंडेंजर्ड स्पेसीज में आपका है टाइगर, टाइगर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया होगा, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड हो गया। इसके बाद आपका ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस, एशियाटिक लायन, ये जो है ये सब जानवर विलुप्ति के कगार पर हैं। डेसर्ट कैट, लायन टेल्ड मैक, ये सब जो है एंडेंजर्ड स्पेसीज हो गए। फ्लाइंग स्क्वारल, ये सब क्या है, ये एंडेंजर्ड स्पेसीज है। फ्लाइंग स्क्वायर, काश्मीरी स्टैग जो है, काश्मीरी स्टैग, कश्मीरी बड़ा सिंघा, तो ये सब जो जानवर हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं, इसलिए इनको रखा गया है एंडेंजर्ड स्पेसीज में। तो एंडेंजर्ड स्पेसीज जो आने वाले समय में हमें नहीं दिखाई देंगे वो है आपके टाइगर, स्नो लेपर्ड, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस,
एशियाटिक लायंस, डेजर्ट कैट एंड लायन टेल मैक, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड काश्मीरी स्टैग। काश्मीर स्टैग जो है ये भी विलुप्त के कगार पर है। आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि ये हमारी धरती से सदा के लिए गायब हो जाए। सो अगर इनको बचाने के लिए कोई तीव्र एक्शन नहीं लिया गया, इफ वी डू नॉट टेक वेरी क्विक एक्शन टू सेव देम, देन दिस विल बी नॉट सीन इन फ्यूचर। ये आपको भविष्य में नहीं दिखाई देंगे। तो ये था हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज और एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। तो हम आज फिर पढ़ेंगे माइग्रेशन। नेक्स्ट इज योर माइग्रेशन। अब जो टॉपिक है वो है आपका माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? यहां पर माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन ये होता है द प्रोसेस ऑफ बर्ड और अदर एनिमल, the process of bird or other animal, process of bird or other animal moving from one place to another, moving from one place to another according to the season, according to the season is called माइग्रेशन। इसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं बच्चों। बिकॉज देखिए कुछ पक्षी क्या होते हैं या जानवर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं सीजन के आधार पर, तो ऐसे आवागमन को हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। इसको कहते हैं माइग्रेशन या प्रवास, दैट इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन द बर्ड विच मूव फ्रॉम वेरी कोल्ड रीजन, or you can write migratory bird, the bird which move from very cold region, the bird which move from very cold region to warmer region, move from very cold region to warmer region in winter and go back after winter, और विंटर के बाद वो चले जाते हैं। विंटर is called migratory bird, is called migratory bird। इसको हम लोग माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं। माइग्रेटरी बर्ड दे फ्लाई टू फार अवे प्लेस एवरी ईयर। ये क्या करते हैं? माइग्रेटरी बर्ड fly too far away, migratory bird fly too far away place every year, too far away place every year during a particular time, during a particular time because of climatic change, देखिए ये क्या होते हैं? The bird which move from very cold region to the warmer region in winter and go back after winter। जैसे कि कुछ बर्ड्स हैं जो साइबेरिया
बहुत ही ठंडा मुल्क है, जहां पर वहां पर जब ठंडे का मौसम आता है, जब एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो वहां पर से साइबेरियन क्रेन जो है मूव करती है इंडिया के तरफ, हजारों किलोमीटर इंडिया के तरफ। और यहाँ राजस्थान के सुल्तानपुर में और बहुत सारे जगहों में ये अपना प्रवास जमाते हैं, और जैसे वहां ठंडा समाप्त होता है वो फिर वहीं अपने प्राकृतिक आवास में चले जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। साइबेरियन क्रेन इसका उदाहरण है। और साइबेरियन क्रेन कहां से? साइबेरिया, जो कि रसिया में है, वहां से इंडिया आता है राजस्थान में। तो वो वहां पर आता है और वहां पर से क्या करता है कि कुछ समय बिताता है, लेकिन जैसे साइबेरिया में कुछ कम ठंड होता है वो वहां से फिर इंडिया से प्लान करके साइबेरिया चला जाता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल सीन इन इंडिया ऑफ माइग्रेशन। ये बहुत सामान्य उदाहरण है जो इंडिया में देखा जाता है प्रवास का, साइबेरियन क्रेन के द्वारा, जो कि हजारों किलोमीटर दूर से वो राजस्थान पहुंचते हैं। तो ये हो गया माइग्रेशन। माइग्रेशन द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड इज साइबेरियन क्रेन। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इज साइबेरियन क्रेन। मोस्ट common example of migratory bird which comes in India every year, which comes in India every year is Siberian crane. Siberian crane एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। फॉर फ्यू मंथ के लिए आते हैं, एवरी ईयर फॉर फ्यू मंथ, कुछ महीनों के लिए आते हैं, तो वो साइबेरियन क्रेन है। तो ये मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड है। राजस्थान में भरतपुर और सुल्तानपुर राजस्थान में ही आते हैं। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे रेड डाटा बुक। व्हाट इज रेड डाटा बुक, इसके बारे में पहले जानेंगे। रेड डाटा बुक क्या है? ये रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है। व्हाट इज रेड डाटा बुक? रेड डाटा बुक इज अ सोर्स बुक। It is a source book. रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है which keeps record of all endangered species. रेड डाटा बुक एक सोर्स बुक है, इंफॉर्मेशन का बुक है, जो कि सारे एंडेंजर्ड स्पेसीज की जानकारी को कलेक्ट करता है, रखता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। तो ये क्या है? रेड डाटा बुक, सोर्स बुक which keeps record of all endangered species, species जो सारे विलुप्त होने लायक, वैसे स्पेसीज जो विलुप्त की कगार पर हो, वैसे स्पेसीज के रिकॉर्ड्स को रखने वाले किताब को रेड डाटा बुक कहते हैं। एंडेंजर्ड स्पेसीज विच आर मतलब इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। यहां पर ये भी लिख लीजिए, एंडेंजर्ड क्या हो गया? एंडेंजर्ड स्पेसीज कौन हो गए? वैसे स्पेसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, which are in
डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि एक्सटिंक्शन के कगार पर हो, जो कि क्या हो, एक्सटिंक्शन के कगार। इट इज अ सोर्स बुक व्हिच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब वैसे स्पीसीज जो डेंजर के कगार पर हो, वैसे स्पीसीज का रिकॉर्ड रखता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक मेंशन्ड कैसे होता है, तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड इंटरनेशनली, इज मेंटेन्ड internationally by an organization, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनली मेंशन्ड किया जाता है। रेड डाटा बुक इज मेंशन्ड इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंटरनेशनली मेंशन्ड किया जाता है। हमारा देश भी जो है वो मेंटेन करता है रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। आवर कंट्री इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक। इंडिया भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है फॉर प्लांट एंड एनिमल्स, फॉर plants and animals found in India, इंडिया में पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल का रिकॉर्ड इंडिया रेड डाटा बुक में रिकॉर्ड रखता है। तो इसमें कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो लिस्ट किए गए हैं रेड डाटा बुक में, तो यहां पर हम बता रहे हैं सम एंडेंजर्ड species listed in रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज जो लिस्ट किए गए हैं वे हैं हमारे, पहला फ्लाइंग स्क्वायरल, दूसरा है इंडियन ग्रेट जेट स्क्वायरल, सेकंड इंडियन जेट स्क्वायरल, नेक्स्ट इज योर बारासिंघा, ब्लैक बक, फिफ्थ is your Himalayan musk deer, musk deer, sixth is your great Indian rhinoceros, snow leopard, seventh snow leopard G R. Next 8 is tiger is also recorded in red data book। तो हम लोग कुछ जानवर जो रेड डाटा बुक में लिस्ट किया गया है, हमारे कुछ जानवर को लिस्टेड इन रेड डाटा बुक इज योर फ्लाइंग स्क्वायरल, इंडियन जेट स्क्वायरल, बारासिंगा, ब्लैक बक, हिमालयन मस्क डियर, ग्रेट इंडियन राइनोसेरस एंड स्नो लेपर्ड, टाइगर। These are the some endangered species listed in red data book। ये रेड डाटा बुक में लिस्ट किए गए हैं। तो रेड डाटा बुक इज ए सोर्स बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एक सोर्स बुक है जो रिकॉर्ड करता है एंडेंजर्ड स्पीसीज के सारे स्पीसीज को रिकॉर्ड करता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज को रिकॉर्ड करके रखता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज को ऐसे स्पीसीज जिनको खतरा है आगे विलुप्त होने का। रेड डाटा बुक
इंटरनेशनली मेंटेन्ड होता है बाय ऑर्गेनाइजेशन। हमारे इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डाटा बुक फॉर प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन इंडिया। तो ये था रेड डाटा बुक, एक सोर्स बुक है जो कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो रिकॉर्ड रखता है सारे एंडेंजर्ड स्पीसीज का। Red Data Book is a source book which keeps record of endangered species. Endangered species के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया रेड डाटा बुक। हम अच्छा ये बताइए रेड डाटा बुक का क्या एडवांटेज है? व्हाट इज एडवांटेज ऑफ रेड डाटा बुक? तो रेड डाटा बुक का जो एडवांटेज है वो हम लोग पढ़ेंगे। एडवांटेज ऑफ रेड डाटा बुक, advantage of maintaining red डाटा बुक। रेड डाटा बुक को मेंटेन करने का एडवांटेज है। Which species are lesser in number? The species which are lesser in number and facing the danger of extinction so that timely remedial steps can be taken by the authorities concerned to prevent their extinction इसके एक्सटिंक्शन के लिए प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन। अब यहां पर एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग रेड डाटा बुक क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म लेसर नंबर में है और उनको भविष्य में खतरा है विलुप्ति का, तो इसकी एकदम टाइमली उसको ऐसा स्टेप लिया जाए कि उसको बचाया जा सके। तो रेड डाटा बुक में जो भी ऑर्गेनिज्म लिस्टेड हैं तो उनके लिए क्या हो गया कि बहुत आसान हो गया कि इन स्पीशीज को बचाना है और उनके लिए स्टेप्स अपनाए जाएं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। एडवांटेज ऑफ रेड डाटा बुक। अब हम लोग चलेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर्स। Recycling heading is recycling of papers। यहां पर recycling of पेपर की रिसाइकलिंग। What do you mean by recycling of paper? Recycling means to process the waste paper, to process the waste paper, to make new paper, so that it can be used again। ये क्या हो गया? अब यहां पर रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक प्रोसेस ऑफ टू प्रोसेस द वेस्ट पेपर और टू मेक न्यू पेपर।
नए पेपर बनाने के लिए जो वेस्ट पेपर के प्रोसेस होते हैं तो उनको ताकि बार बार उनका उपयोग किया जा सके, दिस इज रिसाइकलिंग। हम लोग क्या करते हैं, पेपर आते हैं हमारे पास, जंग डीलर आते हैं, कबाड़ी वाला, तो कबाड़ी वाला सुबह सुबह आता है, कबाड़ी वाला चिल्लाता है, तो हम लोग पेपर को क्या करते हैं, कबाड़ी वाला को दे देते हैं। तो ये क्या करता है कि उसी पेपर को प्रोसेस करके फिर उसी को रिसाइकल करके हमको क्या नया नया पेपर तैयार हो जाता है। तो रिसाइकलिंग, व्हाट इज रिसाइकलिंग, इसका क्या एडवांटेज है? तो रिसाइकलिंग क्या करता है कि आप जान रहे हैं कि जो भी पेपर तैयार होता है वो लकड़ी से तैयार होता है। तो लकड़ी कहाँ से, फॉरेस्ट से आते हैं। तो वुड प्लप से पेपर तैयार होता है, और तैयार होने के ऐसे पेपर को अगर हम तैयार करते रहें तो और वेस्ट करते रहें तो कुछ समय में ही जंगल तबाह हो जाएंगे। तो रिसाइकलिंग से क्या होता है, इससे फॉरेस्ट या जंगलों की तबाही कम होती है। तो यहां पर हम लोग चलेंगे कि रिसाइकलिंग, पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 times। पेपर कैन बी recycled 5 to 7 times। पेपर को, एक ही पेपर को आप 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं, 5 to 7 times फॉर यूज 5 से 7 बार तक रिसाइकल कर सकते हैं। वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। वी शुड सेव पेपर, reuse paper and recycle paper। We should what? Save paper। हम लोग को पेपर बचाना चाहिए। reuse paper and recycle paper और पेपर को रिसाइकल करना चाहिए। हम लोग पेपर को क्यों सेव करेंगे, वाई शुड बी सेव पेपर? हम लोग पेपर, वी नो पेपर जो है जंगल में लकड़ियों के प्लग से, वुड प्लग से तैयार होता है। तो सेव पेपर टू सेव फॉरेस्ट, सेव पेपर टू, वी शुड सेव पेपर टू सेव फॉरेस्ट, मतलब जंगलों को बचाने के लिए हम पेपर को सेव करेंगे। हम लोग वी शुड सेव पेपर टू सेव फॉरेस्ट, मतलब जब भी लिखिए पेपर के दोनों साइड में लिखिए, आधा मतलब कि पेपर का कंप्लीट यूज कीजिए। इससे भी पेपर की सेविंग होगी और फॉरेस्ट की सेविंग होगी। तो हम लोग पेपर को बचाएंगे तभी हमारे फॉरेस्ट बचेंगे, मतलब पेपर को बचाते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट। यू शुड नो, पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, important product we get from forest, पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिन्हें हम जंगलों से प्राप्त करते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड प्लग, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड प्लग, पेपर वुड प्लग से बनता है। दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वुड ऑफ फॉरेस्ट, वुड का प्लग फॉरेस्ट। पेपर इज मेड फ्रॉम वुड प्लग, वुड में जो गूदा रहता है अंदर में, वुड प्लग, एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वुड ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के वुड से मिलता है। एंड इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट लगाया गया है कि 17 बड़े पेड़ अगर काटे जाएं, 17 बड़े बड़े पेड़, 17 फुल ग्रोन ट्रीज को अगर आप काट देते हैं तो आपको उससे कितना पेपर मिलेगा? 1 टन। सोचिए 1 टन एक क्षण में प्राप्त करते हैं, और पेड़ को जन्मने में करीब करीब 30-40 वर्ष लग जाता है।
और उसको छन में काटे और पेपर हमारा 1 टन तैयार हुआ कुछ समय के बाद। तो सोचिए इतना समय तक के लिए जो पेड़ जो समय जन्म मीन्स जो बढ़ने में इतना समय लिया, उससे हम पेपर तैयार कर लिए और इससे पर्यावरण का कितना नुकसान हो गया, यू कैन नॉट एस्टिमेट इवन। तो इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है that 17 full grown trees are needed to make sorry मेरा डी कुछ कर्व हो जाता है, needed to make 1 ton of paper, make 1 ton of paper। 1 टन मतलब 1000 केजी। 1000 केजी पेपर प्राप्त करने के लिए 17 बड़े बड़े पेड़ आप यूज करेंगे, तब आपको 1 टन पेपर प्राप्त होगा। तो इतने सारे पेड़ को आपको बचाने हैं, तो कैसे बचाएंगे आप? तो इसीलिए वी शुड सेव पेपर टू सेव फॉरेस्ट। यहाँ एक स्टेटमेंट है बच्चों कि हमें क्या करनी चाहिए कि वी शुड सेव पेपर टू सेव फॉरेस्ट, बिकॉज आप यहां देख रहे हैं कि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 17 बड़े पौधे को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारा मात्र 1 टन पेपर प्राप्त होता है। तो इतने हम पेपर का ऐसे भी यूज है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग पेपर को सेव करेंगे तो हमारा फॉरेस्ट भी सेव होगा। पेपर को रीयूज करेंगे तो फॉरेस्ट सेव होगा। रिसाइकल करेंगे तो पेपर भी हमारा फॉरेस्ट भी हमारा सेव होगा। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉरेस्ट को आपको सुरक्षित रखेंगे। तो व्हाट शुड वी डू टू सेव आवर फॉरेस्ट? वी शुड सेव पेपर, वी शुड रीयूज पेपर, वी शुड रिसाइकल पेपर। हमें अपने जंगल को बचाने के लिए हमें पेपर को बचाना है, पेपर को रीयूज करना है, पेपर को रिसाइकल करना है। ये सब चीज हमें करना है। द पेपर इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेपर मेकिंग जो है वो डिफॉरेस्टेशन का एक अलग ही कारण है। पेपर मेकिंग इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेपर मेकिंग इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पेपर मेकिंग is another cause of deforestation. You should know paper making is heading, मतलब paper making is another cause. Paper making is another cause of deforestation. पेपर मेकिंग जो है ये एक दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे कि वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर और रिसाइकल पेपर। हम लोग को क्या करना चाहिए अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए? वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल द पेपर टू सेव फॉरेस्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। तो हम लोग वी शुड save paper, reuse paper, and recycle paper, recycle paper टू। क्यों ऐसा काम करेंगे हम लोग पेपर को क्यों सेव करेंगे, हम लोग पेपर को क्यों यूज करेंगे, हम लोग पेपर को क्यों रिसाइकल करेंगे? तो पहला कारण बनता है टू सेव फॉरेस्ट ट्रीज। हमें जंगलों के पेड़ को बचाने हैं फ्रॉम बीइंग कट डाउन। नेक्स्ट, टू सेव वाटर यूज्ड इन पेपर मेकिंग। टू सेव वाटर used in paper making, to save energy। तीसरा, to
save energy, to save energy, electricity used in, to save energy used in making paper, used in making paper, used in making paper, to reduce the amount of harmful chemical, to reduce the amount of harmful chemical used in making paper, used in making paper. देखिए बच्चों, हम लोग को पेपर मेकिंग इज अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर, रिसाइकल पेपर. क्यों? अपने जंगलों को बचाने के लिए, कटने से बचने के लिए, कटाने से बचने के लिए, वाटर जो लगता है उनको सेव करने के लिए, बनाने में जो एनर्जी लगती है उनको रोकने के लिए, हार्मफुल केमिकल का जो मिलावट होता है उनको रोकने के लिए. तो ये चीज जरूरी है हमको. तो सो वी शुड सेव पेपर, रीयूज पेपर एंड रिसाइकल पेपर. ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप अपने जंगलों को, अपने वाटर को, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को और हार्मफुल सब्सटेंस से बचाना चाहते हैं तो ये सब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीयूज रिसाइकल एंड सेव द पेपर. अगर आप फॉरेस्ट को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ये काम करना है. सो दिस विल हेल्प इन कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, सेविंग ऑफ वाटर, सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत ज्यादा केमिकल को यूज करने से हम लोग बचेंगे. तो नेक्स्ट इज योर रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है रिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन हमारी ग्रीन अर्थ, our earth is green अर्थ को ग्रीन करना. we have to make our earth green. तो so reforestation एक term we have to study. reforestation क्या है बच्चों? कि if we have to retain our green wealth, अगर हमें अपनी ग्रीन संपदा चाहिए, if we want to retain our green wealth for future generation. अगर हम अपने भविष्य के लिए अपनी हरी भरी वेल्थ को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, द प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन. मोर ट्रीज इज ओनली ऑप्शन. देखिए, इफ यू वांट टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ, अगर हम हरी संपदा को फ्यूचर जनरेशन के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे को लगाना पड़ेगा. प्लांटिंग इज ऑफ मोर ट्री, वही जो है हम जो प्लांट करते हैं, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, is called reforestation. Or answer to the problem of deforestation. Very good. Answer to the problem मतलब आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन से जो प्रॉब्लम है उसका अगर आंसर है तो रिफॉरेस्टेशन. आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज रिफॉरेस्टेशन.
रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन कभी कभी नेचुरली भी हो जाता है। रिफॉरेस्टेशन मतलब देखिए आंसर, डिफॉरेस्टेशन से जितना प्रॉब्लम हो रहा है उसका मात्र एक आंसर है, सॉल्यूशन है, दैट इज रिफॉरेस्टेशन। और प्लांटिंग मोर ट्रीज इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। अगर हम अपनी हरी संपदा को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना चाहते हैं तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, और ये ऑप्शन है रिफॉरेस्टेशन। ऑप्शन प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। अब यहां पर रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली। रिफॉरेस्टेशन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस नेचुरली। देखिए रिफॉरेस्टेशन कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी होता है। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जंगल में कोई पेड़ लगाता नहीं है। नेचुरली इफ deforested area is left undisturbed for some time, रिफॉरेस्टेशन भी टेक प्लेस करेगा प्राकृतिक रूप से। अगर मान लीजिए जो भी डिफॉरेस्टेड एरिया है उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए तो नेचुरली अपने आप सब ठीक हो जाता है कुछ समय के बाद। तो ये हो गया रिफॉरेस्टेशन के लिए। इट रीएस्टैब्लिशेस इटसेल्फ बाय नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्री। ये अपने आप को रीएस्टैब्लिश कर लेता है नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज से। इट रीएस्टैब्लिशेस इटसेल्फ बाय द नेचुरल ग्रोथ ऑफ ट्रीज कॉल्ड नेचुरल डिफॉरेस्टेशन। अगर मान लीजिए कि नेचुरल डिफॉरेस्टेशन में हम मनुष्यों का कोई हाथ नहीं होता है, देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन, तो इट reestablishes itself by natural growth. Natural growth of trees. Natural growth of trees is called natural reforestation. इसको क्या कहते हैं हम लोग? natural reforestation. इसको हम natural reforestation कहते हैं। There is no role of human being. इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। There is no role of human being. There is no role of human being in natural reforestation. ये हो गया। हम लोग अब एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन देखेंगे। डिसएडवांटेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन से जितना भी लॉस है वो रिफॉरेस्टेशन से उतना एडवांटेज मिल जाता है। तो रिफॉरेस्टेशन का एडवांटेज अब हम लोग देखेंगे। ये रिफॉरेस्टेशन करने से, डिफॉरेस्टेशन से होता था, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता था? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा। और रिफॉरेस्टेशन से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग का खतरा घटेगा। और डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल के अमाउंट घटेंगे, रिफॉरेस्टेशन से इसके अमाउंट बढ़ेंगे, रिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन नहीं होगा, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन होगा। तो एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन, यहां पर एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन, एडवांटेज ऑफ रिफॉरेस्टेशन क्या है ये हम लोग जानेंगे। पहला, इट डिक्रीजेस द ग्लोबल वार्मिंग। ये इट डिक्रीजेस, यहां से चलते हैं। फर्स्ट, इट डिक्रीजेस
the global warming, देखिए जो डिफॉरेस्टेशन से होता था उसका उल्टा रिफॉरेस्टेशन से होगा। इट इंक्रीजेस रेनफॉल इन एन एरिया, ये रेनफॉल को, इट इंक्रीजेस रेनफॉल इन एन एरिया, बिकॉज ज्यादा पेड़ रहेंगे तो ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ज्यादा वेपोराइजेशन होगा, ज्यादा कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा। तो रेनफॉल इन एरिया, दिस विल रेज द ग्राउंड वाटर लेवल, this will raise the groundwater level, and prevent drought, and अकाल से मुक्ति ड्रॉट से मुक्ति दिलाएगा। प्रिवेंट ड्रॉट मतलब ये अकाल से आपको मुक्ति दिलाएगा, प्रिवेंट ड्रॉट। रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड फ्लड, रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड रिफॉरेस्टेशन प्रिवेंट करता है बच्चों सॉइल इरोजन और फ्लड को भी नहीं आने देता है। तो बहुत सारे बाढ़ वैसे जगह पर आएंगे जहां पर कम पेड़ होते हैं और वहां की भूमि बंजर होती है जहां पर फॉरेस्ट नहीं होते। जहां फॉरेस्ट नहीं होंगे वहां भूमि बंजर होगी और जहां फॉरेस्ट होंगे वहां पर सॉइल इरोजन नहीं होगा और फ्लड नहीं आएंगे। रिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द एरिया ऑफ अर्थ फॉरेस्ट, ज्यादा पेड़ लगा देने से क्या होगा, अर्थ के फॉरेस्ट का एरिया बढ़ेगा और अर्थ के फॉरेस्ट का एरिया बढ़ेगा तो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन भी ज्यादा होंगे। मतलब रिफॉरेस्टेशन increases the area of earth forest, area of earth forest which is good for conservation, of वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए ही बहुत ही उचित है रिफॉरेस्टेशन। देयर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया, हमारे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। देयर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन इंडिया, हमारे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। There is Forest Conservation Act in India. Act is aimed at the preservation and conservation and conservation of natural forest मतलब क्या करेगा कि देयर इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारे देश में और ये एक्ट इस बात को एम करता है कि एड एट द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, ये इस बात पर निर्धारित करता है कि इससे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट के लिए ये एम रखा गया है। एंड एट द सेम टाइम मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, एट द सेम टाइम
meeting the basic needs of people। देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में इस बात को एम करता है कि हमारा जो है नेचुरल फॉरेस्ट जो है कंजर्व रहे, प्रिजर्व रहे, और उसी समय से उससे क्या हो कि पीपल्स को, लोग को उनके सामान्य आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहे। लोगों को उनकी सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ति कराना तथा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन हो नेचुरल फॉरेस्ट का, नेचुरल प्राकृतिक फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन तथा लोगों की भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति कराना समय से समय पर, तो ये जो था ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत है। दिस इज अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। लिविंग इन नियर द फॉरेस्ट नीड्स ऑफ पीपल, और वैसे पीपल जो फॉरेस्ट के नजदीक रहते हैं, लिविंग नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमारे फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के साथ साथ लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कराता है, वैसे लोग जो फॉरेस्ट के करीब होते हैं। तो ये था रिफॉरेस्टेशन। हमने देखा कि रिफॉरेस्टेशन से कितना लाभ है। हमारी ग्रीन अर्थ हो जाएगी सुपर ग्रीन अर्थ अगर हम रिफॉरेस्टेशन करें। रिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे फायदे हैं, वो नेचर के साथ साथ हम लोगों मनुष्य को भी बहुत फायदा है। सो रिफॉरेस्टेशन इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। हर कोई पेड़ जरूर लगाना चाहिए, और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो आज का क्लास चैप्टर 7 का 5th लेक्चर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल वीडियो। थैंक यू।